हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हम न्यू क्लास के साथ साथ न्यू टॉपिक न्यू नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नया चैप्टर है हमारा माप और माप लेने वाले औजार, मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल्स। तो इससे पिछला क्लास में हम लोगों ने सेफ्टी क्लास किए थे। उसका दो पार्ट्स में हम लोग पूरी वीडियो दो पार्ट्स में हम लोग का बनाए हैं उसका पूरा क्लास। तो आप लोग सेफ्टी चैप्टर का क्लास का वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उसको देख लीजिए। उसमें हम लोगों ने बहुत अच्छा से डिस्कस भी किया है और बहुत अच्छा से क्लास भी किए हैं। तो चलिए आज का नया चैप्टर नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल्स। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्लास करते हैं। यहाँ पे दिया गया है माप यानी मेजरमेंट। क्या दिया गया है? माप यानी मेजरमेंट। देखिए, मेजरमेंट यानी मतलब इसका परिचय करेंगे, क्या है नहीं है इसके बारे में, क्या साइज के क्या आकार होती है। तो चलते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है, कार्यशाला में कार्य करते समय जॉब या कार्य की माप जानना अति आवश्यक है। जैसे हम कार्यशाला में जो वर्क करते हैं, कोई जॉब पर कार्य करते हैं, तो उसमें क्या साइज है क्या नहीं है उसको जानना क्या है, अति आवश्यक है। जिससे कारीगर अपनी कार्य कुशलता के अनुसार सही औजारों का प्रयोग करके जॉब को साइज और आकार में बनाते हैं। सही है। देखिए कितना अच्छा से पॉइंट देकर समझाया गया है। चलते हैं अगला अगला पॉइंट से यहाँ पे दिया गया है, कंपोनेंट के साइज को किसी स्टैंडर्ड यूनिट में निर्धारित करने को मेजरमेंट कहते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है मतलब मेजरमेंट मतलब कंपोनेंट के साइज को किसी स्टैंडर्ड यूनिट में निर्धारित करने को मेजरमेंट कहते हैं। समझ गए आप लोग मेजरमेंट किसे कहते हैं, यानी माप किसे कहते हैं। और देखिए आगे की दिया गया है, और कंपोनेंट की माप लेने वाले टूल्स को मेजरिंग कहते हैं। देखिए यहाँ पे मेजरमेंट और मेजरिंग आप लोग को क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से अगर नहीं क्लियर हुआ हो तो एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे बोल रहा है माप। देखिए पहला माप, कंपोनेंट के साइज को किसी स्टैंडर्ड यूनिट में निर्धारित करने को क्या कहते हैं? मेजरमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? मेजरमेंट कहते हैं। और कंपोनेंट की माप लेने वाले टूल्स को मेजरिंग टूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मेजरिंग टूल्स। तो उम्मीद करते हैं मेजरमेंट और मेजरिंग में अभी कंफ्यूज नहीं होगा, अच्छा से समझ गए होंगे। चलते हैं अगला पॉइंट्स यहाँ पे दिया गया है, सिस्टम इंटरनेशनल यानी एसआई के अनुसार लंबाई की बेस यूनिट मीटर होती है। क्या होती है? एसआई के अनुसार लंबाई की बेस यूनिट मीटर होती है। देखिए यहाँ पे दिया गया है, एक मीटर में 1000 मिलीमीटर होती है। एक मीटर में कितनी मिलीमीटर होती है? 1000 मिलीमीटर। और एक सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होती है। और एक मिलीमीटर में 10 माइक्रोन मतलब म्यू, इसको म्यू भी बोलते हैं। समझ गए। और देखिए यहाँ पे एक माइक्रोमीटर बराबर होती है 0.001 मिलीमीटर। क्या होती है? एक माइक्रोमीटर बराबर 0.001 मिलीमीटर। चलते हैं अगला, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है? देखिए दोस्तों यहाँ पे आगे दिया गया है, लंबाई की माप की मानक इकाई स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ लीनियर मेजरमेंट। क्या दिया गया है? स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ लीनियर मेजरमेंट, यानी लंबाई की माप की मानक इकाइयाँ। देखते हैं अगला पॉइंट्स इसमें दिया गया है। यहाँ पे नीचे में, कार्यशाला में किसी पद्धति में जॉब की माप लेने के लिए एक मानक इकाई यानी स्टैंडर्ड यूनिट, क्या कौन सा यूनिट? स्टैंडर्ड यूनिट मान ली जाती है। क्या ली जाती है? स्टैंडर्ड यूनिट मान ली जाती है। इस मानक इकाई को आधार मानकर, क्या मानकर? आधार मानकर मानकर माप ली जाती है। आधार मानकर क्या ली जाती है? माप ली जाती है। और यहाँ पे विभिन्न पद्धतियों में माप की इकाइयाँ को अलग अलग है, जैसे FPS होगी पद्धति, फुट पर सेकेंड पद्धति होगी। और इसकी जो लंबाई की माप मानक इकाई फुट, और CGS पद्धति में सेंटीमीटर। CGS पद्धति में क्या होती है? सेंटीमीटर में होती है। और MKS पद्धति में मीटर। तो आप लोग समझ गए होंगे FPS और CGS और MKS पद्धति। चलते हैं अगला, यहाँ पे नीचे में दिया गया है मानक मीटर यानी स्टैंडर्ड मीटर। क्या मीटर? कौन सा मीटर? स्टैंडर्ड मीटर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है अगला पॉइंट्स, फ्रांस की राजधानी पेरिस में बाट एवं माप के अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर प्लेटिनम इरिडियम की एक छड़ रखी हुई है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में बनावट एवं माप के अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय में
0 डिग्री सेल्सियस पर प्लेटिनम इरिडियम की एक छड़ रखी हुई, क्या रखी है, इरिडियम की एक छड़ रखी हुई है, जिस पर बने दो चिन्ह के बीच की दूरी को मानक मीटर माना गया है। क्या माना गया है, चिन्हों के बीच की दूरी को क्या माना गया है, मानक मीटर माना गया है। यहाँ पे चलते हैं अगला पॉइंट्स, यहाँ पे सेकेंड पैराग्राफ में यहाँ पे दिया गया है, विभिन्न देशों की राजधानियों में मानक मीटर के रूप में रखे हुए हैं। क्या रखे हुए हैं, विभिन्न देशों की राजधानियों में मानक मीटर के प्रारूप रखे हुए हैं। हमारे देश भारत में इसकी एक प्रारूप राष्ट्रीय भौतिक विज्ञान अनुसंधानशाला यानी नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी दिल्ली में रखी हुई है। कहाँ रखी हुई है, दिल्ली में रखी हुई है, जिस पर बने दो चिन्हों के बीच की दूरी को मानक मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, जिन पर दो चिन्हों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, मानक मीटर। कौन मीटर बोलते हैं, मानक मीटर। तो आपको मानक मीटर समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगला पॉइंट्स, यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ लीनियर मेजरमेंट हमारा क्लियर हो गया। यहाँ पे देखते हैं अगला हमारा है माप लेने की विधियाँ यानी मेजरिंग मेथड। कितनी विधियाँ हैं हमारी मेजरिंग मेथड में, कितनी विधियाँ हैं, दो, एक है प्रत्यक्ष और एक है अप्रत्यक्ष। चलते हैं अगला मतलब फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रत्यक्ष पहले क्लियर कर लेते हैं, उसको समझ लेते हैं अच्छा से, इसके बाद हम अप्रत्यक्ष पे चलेंगे। तो पहला अप्रत्यक्ष माप है कि क्या है, प्रत्यक्ष माप द्वारा यानी बाय डायरेक्ट मेजरमेंट। देखिए इस विधि में जॉब की माप प्रत्यक्ष रूप में स्टील रूल, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर इत्यादि प्रत्यक्ष मापी उपकरणों के द्वारा माप ली जाती है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि इस विधि में जॉब की जो माप प्रत्यक्ष रूप में जो लेते हैं वो स्टील रूल और वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर इत्यादि प्रत्यक्ष मापी उपकरणों के द्वारा मापी जाती है। समझ गए आप लोग। और इस विधि में माप लेने के लिए किसी सहायक औजार की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें देखिए कितना मतलब फ्रेश में समझाया गया है कि इस विधि में जॉब की माप प्रत्यक्ष रूप में स्टील रूल, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर इत्यादि प्रत्यक्ष मापी उपकरणों के द्वारा मापी जाती है। इस विधि में माप लेने के लिए हम किसी सहायक औजार की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप लोग को प्रत्यक्ष माप द्वारा प्रत्यक्ष माप क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी। चलते हैं अगला पॉइंट में अप्रत्यक्ष माप द्वारा यानी बाय इनडायरेक्ट मेजरमेंट। क्या है, अप्रत्यक्ष द्वारा यानी बाय इनडायरेक्ट मेजरमेंट। इस विधि में जॉब की मापें पहले अप्रत्यक्ष मापी औजार से ली जाती है और रीडिंग लेने के लिए प्रत्यक्ष मापी वाले उपकरण का प्रयोग किया जाता है। देखिए इसमें सहायक लिया गया है अलग से, जैसे देखिए आउटसाइड कैलिपर हो गया, इनसाइड कैलिपर हो गया, इसका जो प्रयोग करते हैं स्टील रूल हो गया, माइक्रोमीटर से माप की रीडिंग ली जा सकती है। तो ये आपको अप्रत्यक्ष माप क्लियर हो गया होगा, इनडायरेक्ट मेजरमेंट। चलते हैं अब अगला पॉइंट क्या है हमारा, स्टील रूल। क्या है, स्टील रूल। देखिए ये सब इम्पोर्टेंट है, इस सबसे सवाल भी मतलब क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में। जितना इसमें हम पढ़ा रहे हैं उसको कम से कम उसको उतना आप माइंड में सेट कर लीजिए। यहाँ पे हर एक वर्ड मतलब समझिए कि एक वीवीएफ मतलब इम्पोर्टेंट वर्ड है, इसको हमेशा याद आप जैसे हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं तो एक कॉपी पे नोट करके उसको आप अपने मतलब जब तैयारी पढ़ते हैं उसको उस टाइम में याद कीजिए। चलते हैं अगला स्टील रूल पे। यहाँ पे स्टील रूल पे इसका देखिए कुछ परिचय कर लेते हैं। स्टील रूल एक प्रकार का औजार है। क्या है, एक स्टील रूल एक प्रकार का औजार है। क्या है, औजार है जिसका प्रयोग कार्यशाला में किसी जॉब की मापों की माप लेने या माप को चेक करने के लिए किया जाता है। स्टील रूल का प्रयोग क्या है, मापों की माप या लेने या माप को चेक करने के लिए किया जाता है। इस पर इंच और सेंटीमीटर के निशान बने होते हैं। इस पर क्या होते हैं, इंच और इस पे क्या होती है, इंच और सेंटीमीटर के जो निशान बने होते हैं। प्रत्येक इंच क्या है, यहाँ पे प्रत्येक इंच 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/64 बराबर भागों में विभक्त किया रहता है। समझ गए आप लोग इतना, ये सब नोट कर लीजिए आप लोग, अच्छा रहेगा। नहीं तो बाद में आप नोट नहीं करेंगे, अभी देखिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में आप उस पर अच्छा से कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। देखिए और यहाँ पे दिया गया है, और प्रत्येक सेंटीमीटर को 1 मिलीमीटर 1/2 मिलीमीटर में विभक्त किया रहता है। तो आपको परिचय अच्छा से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगला पॉइंट में। यहाँ पे देखिए इसका मटेरियल देखते हैं स्टील रूल का। स्टील रूल किस चीज़ का बनी होती है, तो स्टील रूल पर आइए, हमारी स्प्रिंग स्टील होगी और स्टेनलेस स्टील होगी। इसका जो दोनों बनाए जाते हैं, ये स्प्रिंग स्टील और स्टेनलेस स्टील, ये इसका मटेरियल है। तो इसके अतिरिक्त
का हाई कार्बन स्टील के भी स्टील रूल पाए जाते हैं। तो हमारा टोटल देखिए हो गया, स्टील रूल से बनाए जाते हैं, स्प्रिंग स्टील रूल से बनाए जाते हैं, और स्टील रूल प्राय स्प्रिंग स्टील रूल से और स्टेनलेस स्टील के बनाए जाते हैं, और अतिरिक्त यानी अतिरिक्त मतलब और एक है हमारा हाई कार्बन स्टील के भी रूल पाए जाते हैं। चलते हैं अगला साइज। यहाँ के साइज कौन कौन से कितने होते हैं। देखिए यहाँ पे साइज दिया गया है कि स्टील रूल का साइज इसकी लंबाई और इस पर अंकित इंच या सेंटीमीटर के निशान के अनुसार लिया जाता है। क्या कि देखिए यहाँ पे कितना कितना मतलब अच्छा से समझाया गया है। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि स्टील रूल का साइज इसकी लंबाई और इस पर अंकित इंच या सेंटीमीटर के निशान के अनुसार लिया जाता है। समझ गए आप लोग। और देखिए यहाँ पे जैसे 6 इंच, 12 इंच और 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर इत्यादि यानी एटसेट्रा। तो चलते हैं इसका टाइप्स पढ़ेंगे अब। तो टाइप्स देखिए यहाँ पे दिया गया है कि कार्यशाला में प्रायः निम्नलिखित प्रकार के स्टील रूल का प्रयोग में लाए जाते हैं। तो चलते हैं यहाँ पे अगला स्टील रूल का टाइप पढ़ेंगे। देखिए बारीक बारीक से सभी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के सामने, और उसको पढ़ेंगे और उसको समझाने का कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे टाइप्स में हमारा पहला हो गया स्टैंडर्ड स्टील रूल। देखिए स्टैंडर्ड स्टील रूल जो है यह एक प्रकार का साधारण स्टील रूल है। क्या है? एक सिंपल स्टील रूल है जिसका अधिकतम प्रयोग कार्यशाला में किया जाता है। इसका जो प्रयोग है अधिकतम किस चीज़ में किया जाता है? कार्यशाला, वर्कशॉप जिसको बोलते हैं, वर्कशॉप में भी किया जाता है। देखिए इस पर इंच और सेंटीमीटर में निशान अंकित रहते हैं। देखिए यहाँ पे नीचे हम फिगर दिखाएंगे। और देखिए इस स्टील रूल द्वारा कम से कम 1/64 इंच या 1/2 मिलीमीटर तक माप ली जा सकती है। आप लोग समझ गए होंगे। देखिए इसलिए यह स्टील रूल साधारण कार्यों के लिए बहुत ही उपयोगी है। ये स्टील रूल्स क्या है? साधारण कार्यों के लिए बहुत ही उपयोगी है। देखिए ये प्रायः 6 इंच से 48 इंच और 15 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर तक पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे ये सब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि इसमें जैसे हमें भी पढ़ा देंगे तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा तो माइंड में रहेगा। जैसे हम पढ़ा दिए और नहीं नोट डाउन कीजिएगा तो माइंड से बाद में उतर जाएगा। इसीलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पाए जाते हैं देखिए यहाँ पे, परंतु 6 इंच से 12 इंच और 15 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर साइज वाले स्टील रूल का अधिकतम प्रयोग होता है। समझ गए आप लोग। देखिए अब हम चित्र पर चलते हैं। इसका फिगर भी है, इसको डिस्कस करें। देखिए कितना अच्छा से दिखाया गया है सेंटीमीटर इंचेज में। इस फिगर को आप देख सकते हैं, इस फिगर को आप देख सकते हैं अच्छा से, कोई इशू नहीं है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा है हमारा, दूसरा क्या है? दूसरा हमारा है देखिए दूसरा हमारा है फ्लेक्सिबल स्टील रूल। क्या है? फ्लेक्सिबल स्टील रूल। इस प्रकार का स्टील रूल देखने में स्टैंडर्ड स्टील रूल की तरह होती है। ये जो फ्लेक्सिबल स्टील रूल जो हमको स्टैंडर्ड रूल की तरह दिखाई देती है, इसका प्रयोग देखिए इसको ना स्प्रिंग स्टील की पतली पत्ती से बनाया जाता है। इसको किस चीज़ से बनाया जाता है? इसको स्प्रिंग स्टील की पतली पत्ती से बनाया जाता है। इसलिए इसमें लचक जो है, लचकपन अधिक होती है। इसका अधिकतर प्रयोग वक्राकार आकृति यानी कर्व शेप वाले कार्यों की माप लेने के लिए किया जाता है। आप लोग समझ गए होंगे कहाँ यूज इसका कहाँ होता है, आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे। देखिए ये प्रायः 6 इंच या 15 सेंटीमीटर लंबाई में पाए जाते हैं। इसलिए प्रायः कितने में पाए जाते हैं? 6 इंच या 15 सेंटीमीटर। परंतु कार्य के अनुसार इसे अधिक लंबाई वाले फ्लेक्सिबल स्टील रूल भी पाए जाते हैं। सो हम इसे आगे आगे चित्र में देखेंगे। आगे दिया गया चित्र के साथ हम लोग इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं। अगला पहले हम नैरो रूल देख लेते हैं, इसके बाद हम चित्र पे ही चलेंगे। देखिए नैरो रूल। देखिए इस प्रकार के स्टील रूल की चौड़ाई स्टैंडर्ड स्टील रूल की अपेक्षा कम होती है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, इतना शुद्ध वर्ड में दिया गया है समझाने के लिए कि इस प्रकार के स्टील रूल की चौड़ाई स्टैंडर्ड स्टील रूल की अपेक्षा कम होती है। इसकी चौड़ाई प्रायः 5 मिलीमीटर होती है। इसकी चौड़ाई जो होती है कितनी मिलीमीटर होती है? 5 मिलीमीटर होती है। इसका अधिकतर प्रयोग कम चौड़ाई नाली यानी ग्रूव या खांचे की माप लेने के लिए किया जाता है। ये प्रायः कितनी 12 इंच या 30 सेंटीमीटर की लंबाई तक पाए जाते हैं।
देखिए यहाँ पे चित्र दिया गया है नैरो रूल का। आप लोग देखते होंगे। देखिए, नहीं देखे हैं तो देख भी लीजिए। नैरो रूल समझ गए आप लोग। चलते हैं अगला। अब चलते हैं कितना, हुक रूल पे चलते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे हुक रूल दिया गया है। इस प्रकार के स्टील रूल के सिरे पर हुक लगी होती है। क्या लगी होती है? हुक लगी होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? हुक रूल कहते हैं। देखिए आगे चलते हैं। हुक के कारण इसके द्वारा किसी भी सुराख या पाइप के अंदर के किनारों से आसानी से माप ली जा सकती है। समझ गए आप लोग? इतना तो समझ गए होंगे। और इनका प्रयोग इनसाइड क्लिपर और डिवाइडर पर साइज को सेट करने के लिए भी किया जाता है। ये प्रायः 12 या 30 सेंटीमीटर की लंबाई तक पाए जाते हैं। कितने में पाए जाते हैं? 12 या 30 सेंटीमीटर की लंबाई तक पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे फ्लेक्सिबल दिखाया गया है। हम बोले थे कि अगला नैरो पढ़ने के बाद हुक के नैरो स्टील रूल के बाद और हुक रूल के बाद जो पढ़ेंगे, नीचे में फिगर दिया गया है उसको समझेंगे। देखिए यहाँ पे सीट पे, देखिए यहाँ पे सीट मेटल जो है इसको इस पे देखिए मोड़ के दिखाएगा, फ्लेक्सिबल टाइप जैसे है, दिख रहा है आपको। और इसे देखिए हुक रूल को भी देख लीजिए। तो आप लोग दोनों फिगर को समझ गए होंगे और देख के समझ गए होंगे। चलते हैं आगे। क्या देखिए यहाँ पे श्रिंक रूल है। क्या है? श्रिंक रूल। देखिए यहाँ पे दिया गया है, इस प्रकार का स्टील रूल स्टैंडर्ड स्टील रूल की तरह ही होती है। क्या होती है ये? श्रिंक रूल स्टैंडर्ड स्टील रूल की तरह होती है। अंतर केवल इतना होता है कि इसे इंच वाले निशान स्टैंडर्ड इंच में कुछ बड़े होते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है, आप लोग फिगर से समझ सकते हैं। ये निशान कार्य के अनुसार 1/10 इंच से 60/16 इंच तक प्रति फुट बड़े रखे जाते हैं। समझ गए आप लोग? इस प्रकार के रूल का अधिकतर प्रयोग पैटर्न मेकर के द्वारा किया जाता है। क्या किया जाता है? पैटर्न मेकर के द्वारा किया जाता है। देखिए पैटर्न मेकर जो सांचा यानी मोल्ड बनाता है, इसमें पिघली हुई धातु जब भरी जाती है तो वह लाल गर्म होती है। क्या होती है? लाल गर्म जाती है। सांचे में भरने के बाद जब धातु ठंडी होती है तो वह कुछ सिकुड़ जाती है। इस प्रकार जॉब पैटर्न कुछ बड़े साइज का बनेगा, तो यह सांचे को भी इतने ही बड़े साइज का बनाएगा और धातु का पुर्जों बनने के बाद जब ठंडा होकर सिकुड़ेगा तो लगभग ठीक साइज का बन जाएगा। समझ गए आप लोग? और इस प्रकार के रूल को उसी की लंबाई और श्रिंक अलाउंस के अनुसार निर्दिष्ट किया जाता है। क्या निर्दिष्ट किया जाता है? श्रिंक अलाउंस इस रूल के ऊपर छपा रहता है। देखिए चित्र संख्या 2.4। देखिए चित्र, देखिए ये चित्र को आप देखकर समझ गए होंगे ये कौन सी फिगर है? श्रिंक रूल। कौन सी है? श्रिंक रूल। कौन सी है? श्रिंक रूल। चलते हैं अगला क्लास में। देखिए यहाँ पे दिया गया है की सीट रूल। अगला टॉपिक क्या दिया गया है? की सीट रूल। देखिए इस प्रकार का रूल एंगल आयरन के आकार का होता है। क्या होता है? इसका आकार कैसे होता है? आयरन के आकार होता है। इसका जो अधिकतर प्रयोग वक्राकार आकार के कार्यों पर लंबाई में समांतर रेखाएं खींचने के लिए और किसी सॉफ्टवेयर चाबी घाट यानी की मार्किंग करने के लिए किया जाता है। तो आप लोग को क्लियरिफाई हो गया होगा की सीट रूल। चलते हैं अगला, स्टील टेप रूल। क्या? स्टील टेप रूल। इस प्रकार का फ्लेक्सिबल रूल है जो कि गोल आकार की डिब्बों में फिट रहता है। क्या होता है? गोल आकार की डिब्बों में फिट रहता है। ये 6 इंच या 2 मीटर लंबाई तक पाए जाते हैं। इसका अधिकतर प्रयोग टेढ़ी मेढ़ी सतहों की माप लेने के लिए किया जाता है। समझ गए आप लोग? स्टील टेप रूल भी समझ गए। अब चलते हैं रूल और स्केल में अंतर। रूल और स्केल में अंतर, इन डिफरेंस बिटवीन रूल एंड स्केल। क्या? डिफरेंट बिटवीन रूल एंड स्केल। चलते हैं। देखिए रूल का अधिकतर प्रयोग वर्कशॉप में किसी जॉब को माप लेने के लिए किया जाता है। क्या दिया गया है? रूल का प्रयोग वर्कशॉप में किसी जॉब की माप लेने के लिए किया जाता है, उसे चेक करने के लिए किया जाता है। जबकि स्केल का प्रयोग, क्या चीज़ का प्रयोग? जबकि स्केल का प्रयोग ड्राइंग और रेखा चित्र में बनाने के लिए किया जाता है। देखिए ये डिफरेंट बहुत अच्छा सम यहाँ पे दिया गया है, तब डिफरेंट भी आप लोग देख लीजिए। डिफरेंट बिटवीन रूल एंड स्केल आपको क्लियरिफाई हो गया होगा। देखिए यहाँ पे दिया गया है, समझ गए आप लोग?
सीट के अनुसार कैलिपर देखिए, सबसे हर एक चीज़ दिखाया गया है यहाँ पे। चलते हैं अपन लोग अगला। देखिए अगला पॉइंट्स यहाँ पे है स्टील रूल के उपयोग, यूजेज ऑफ स्टील रूल, कि ये स्टील रूल कहाँ यूज होती है और कहाँ होती है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे दिया गया है स्टील रूल का प्रयोग कार्यशाला में कई कार्यों के लिए किया जाता है। क्या चीज़ के लिए किया जाता है? कई कार्यों के लिए, जिनमें मुख्य निम्नलिखित है। देखिए नीचे पॉइंट्स हमारा है स्टील रूल का प्रयोग करके जॉब की एक डेटा एज पर ट्राई स्क्वायर लगाकर अन्य डेटा रोज की दूरी को मापा जा सकता है। अब लोग समझ गए पहला। देखिए दूसरा पॉइंट है यहाँ पे डिवाइडर पर माप को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। आउटलेट कैलिपर पर माप ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। आउटसाइड कैलिपर पर माप को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। इनसाइड कैलिपर को माप को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। तो आप लोग यूजेज ऑफ स्टील रूल समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पे दिखाया भी गया है, आप लोग देख लीजिए फिगर, इसीलिए हम फिगर के साथ पढ़ा रहे हैं, देख लीजिए आप लोग। चलते हैं आगे, इसका प्रिकॉशंस देख लेते हैं, सावधानियाँ। देखिए स्टील रूल जो है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे स्टील रूल जो है कभी कभी कटिंग टूल्स के साथ मिलकर नहीं रखना चाहिए। स्टील रूल को जो है ना, जो अलग रखना चाहिए, कटिंग टूल्स के साथ मिलाकर नहीं रखना चाहिए। ये देखिए, और अगला दूसरा पॉइंट हमारा बोल रहा है कि स्टील रूल को कभी पेंचकस की तरह प्रयोग नहीं करनी चाहिए। क्या चीज़ की तरह प्रयोग नहीं करनी चाहिए? पेंचकस की तरह। भाई उसका जो मतलब कार्य है, उसकी जो मतलब कार्य है, जैसे क्या आता है वैसे करिए आप। समझ गए आप? ये भी मेरा पॉइंट सूत्र यही बोलना चाह रहा है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे बोल रहा है कि कार्य में लेने के बाद इसे अच्छी तरह से साफ कर देना चाहिए। जैसे कार्य मेरा हो गया, ख़त्म हो गया कार्य, तो उसको क्या करना है? अच्छी तरह से साफ करके इसके बाद सबमिट करना है। यहाँ पे दिया गया है चौथा नंबर में स्टील रूल को समय समय पर हल्का तेल लगाते रहना चाहिए। स्टील रूल पे क्या, हल्का हल्का समय पर तेल लगाते रहना चाहिए। तो ये थी हमारी सावधानियाँ स्टील रूल। इसका टाइप्स भी पढ़े और इसको हम सावधानी तक पूरे मतलब प्रिकॉशंस पे सब चीज़, हर एक चीज़ पढ़ लिए। और अगला क्या है? कैलिपर्स हम अगले क्लास में करेंगे सब, ओके? क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगी तो फिर आप सबको बोरिंग फील होने लगेगा। चाहते हैं कि थोड़ा ही देर का वीडियो हो, उसमें अच्छा से समझा के पढ़ाएँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, और अगला वीडियो में हम कैलिपर्स से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।